नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका वाला अध्याय अब हम आगे बढ़ाते हैं। तुलसी के बारे में हमने पढ़ा ले। तुलसी से पहले हमने आजीविका क्या है, टिफिन क्या, ये सारी बातें की थी। अब हम तुलसी के बाद में एक दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम है शेखर। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्यक्ति का नाम है शेखर। शेखर की स्थिति तुलसी से थोड़ी ठीक है। तुलसी के पास जमीन नहीं थी, लेकिन शेखर जो है वो छोटा किसान है, और जो छोटा किसान होता है उसके पास थोड़ी बहुत जमीन हो। छोटा मतलब हाइट में नहीं, वजन में नहीं, जमीन के हिसाब से। इसके पास में 2 एकड़ जमीन है। शेखर के पास में कितनी जमीन है? 2 एकड़। आप याद रखना, तुलसी के पास जमीन नहीं थी, क्योंकि बाद में आपसे पूछेंगे कि किसके पास कितनी जमीन है। एकड़ जमीन का एक वहां पे एकड़, बीघा, हेक्टेयर, इस तरह से। अब शेखर करता क्या है? ये अपने खेत में जो भी फसल होती है धान की, ज्यादातर अपने खेत का धान किसको बेचता है? ये अपने खेत का धान व्यापारी को बेचता है, जो इसके संपर्क में है, जो इसका पहचान वाला है। अब व्यापारी को ही क्यों बेचता है? यदि ये सरकार के पास बेचे मंडी में, इसको ज्यादा पैसे मिले, लेकिन व्यापारी को ही बेचता है। क्यों? क्योंकि शेखर ने व्यापारी से पैसे उधार लिए थे। किसके लिए थे? किसके लिए लिए थे? खाद बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए। कीटनाशक समझते हैं आप? जो दवाइयां होती है फसलों पे छिड़कने के लिए, पेस्टिसाइड्स, उसको बोलते हैं हम कीटनाशक। प्रश्न अब यहां से क्या क्या था? सबसे पहले शेखर के पास कितनी जमीन है? शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है। शेखर अपना जो धान है खेत में, वो किसको बेचता है? व्यापारी को बेचता है। व्यापारी को ही क्यों बेचता है? क्योंकि यहां से शेखर ने व्यापारी से पैसे उधार लिए थे। किसके लिए लिए थे? खाद बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए। इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसको बेचना, नहीं तो दूसरी बार वो उधार नहीं देगा। शेखर और क्या क्या करता है? शेखर जाता है रामलिंगम की मिल में काम करने के लिए। और क्या क्या काम करता है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। शेखर रामलिंगम की मिल में काम करने जाता है। ये रामलिंगम बड़ा रईस व्यक्ति लगता है मुझे। तुलसी भी यहां जाती थी। मिल में काम करता है। मिल के अंदर जो धान, वहां से जो चावल के जो दाने हैं वो अलग किए जाते हैं, और उसके बाद में वहां से व्यापारियों को बेचा जाता है। वहां पे मिल में शेखर काम करता है। शेखर के पास में एक संकर गाय भी है। संकर गाय मिश्रित नस्ल की गाय है। एक होती है देसी गाय, एक होती है विदेशी या मिश्रित। आपने देखा होगा, और बनासकांठा में तो दूध का व्यवसाय इतना अच्छा फल फूल रहा है, और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है इसके बनिस्पत बहुत अच्छी है। किसान परिवार पशुपालन के द्वारा अपने परिवार को किस तरह से पाल सकता है, ये अगर आपको कहीं देखना है तो आप बनासकांठा या महसाना, गुजरात के अंदर देख सकते हैं। बहुत अच्छा काम होता है। संकर गाय मिश्रित नस्ल की गाय होती है। मैं यहां लिख देता हूं, संकर का मतलब क्या है? संकर भगवान नहीं, संकर मिश्रित नस्ल। मिश्रित नस्ल, जैसे आपने देखा होगा घोड़े और गधे को, उनका जो मिश्रित या संकर नस्ल है वो खच्चर होता है। जब कभी आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे आपको खच्चर मिलेंगे। वो न घोड़े हैं न गधे हैं, लेकिन उनका जो एक मिश्रित नस्ल है वो खच्चर बनी है। इसी तरह से ये संकर गाय भी 2 अलग अलग प्रजातियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर देखिए आप, इसके पास संकर गाय है जिसका दूध कहां बेचता है? वो सहकारी मंडली में। आपके यहाँ बहुत सारी सहकारी मंडलियां बनी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी मंडली में बेचकर पैसे कमाता है।
तो काम क्या क्या करता है, रामलिंगम की मिल में जाता है, उसके पास एक गाय है, उसका दूध बेचता है और पैसे कमाता है। गाय तुलसी के पास भी 2 थी, लेकिन एक बेचनी पड़ी थी। क्यों बेचनी पड़ी थी उसका जवाब आपको वीडियो में मिल सकता है जब आपने देखा था, अब मैं यहां नहीं बताऊंगा। हाँ, आगे चलते हैं। खाद बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए कभी कभी इसको पैसा नहीं होता है, तो फिर ये साहूकार से कर्ज भी लेता है। ये देखिए किसान की स्थिति बता रहे हैं, किसान के पास क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि ये खाद बीज और कीटनाशक, वही पहली वाली बात, ये खरीदने के लिए ये साहूकार से कर्ज भी लेता है, ब्याज पर पैसे लेना, कर्ज लेता है। और कभी कभी कर्ज नहीं चुका पाते किसान तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। हम अखबारों में पढ़ते हैं किसान आत्महत्या करते हैं, तो कर्ज भी लेता है। इसके अलावा और क्या क्या काम करता है, अगर पूछे आपको कि शेखर के काम क्या क्या है, तो मिल में काम, शंकर गाय, यहां पे देखिए मैं कर देता हूं शेखर के काम। तो यहां पर मिल में काम करता है, उसके पास में शंकर गाय है, तो उससे पशुपालन करके, ये 2 चीजें आपको लिखनी है, दोनों इसके काम हो गए। उसके बाद में इसकी स्थिति बताई है कि वो कर्ज भी लेता है। कभी कभी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान की स्थिति, हम सब किसान परिवारों से हैं, हम जानते हैं कभी फसल को कीड़ा लग गया, कभी बारिश हुई नहीं या कभी बहुत ज्यादा हो गई, कभी पाला पड़ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी बीज अच्छा नहीं होता है, भूल में हम कोई ऐसा बीज ले आते हैं, तो बहुत सारी समस्या है किसानों की। फसल खराब कैसे होती, कभी कभी फसल खराब हो जाती, कारण सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि फसल होने के क्या, खराब होने के क्या क्या कारण। कभी कभी फसल खराब भी हो जाती है, कभी कभी फसल खराब भी होती है। क्या क्या कारण है, किन किन कारणों की वजह से, या तो जो बीज है वो सही नहीं मिलता, सही क्वालिटी का नहीं मिलता, या फिर कभी कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं। फसल में कीड़े लगना, कभी कभी अधिक बारिश होना, ज्यादा बरसात हो जाती है, और कभी कभी बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम बारिश होना, न के बराबर। तो ये सब कारण है कि कभी कभी शेखर की फसल खराब हो जाती है। शेखर के माध्यम से हम अपनी स्थिति भी यहां बयां कर सकते हैं कि किसान की स्थिति बताने की कोशिश की जा रही है, फसल खराब हो जाती है कैसे, 4 कारण। बात शेखर की चल रही है, किसान कर्ज लेता है, मैंने कहा कभी कभी आत्महत्या की नौबत भी आ जाती है उसके बाद, हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में देखते हैं। इसके अलावा जो एक टॉपिक है, ये तो शेखर की बात है। अब देखिए मध्य भारत के अंदर, जिसको मैं मध्य प्रदेश कहूंगा, उससे लगा हुआ इलाका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य भारत के अंदर लोग आजीविका के क्या क्या स्रोत है, छोटा सा टॉपिक दिया है। मध्य भारत में लोग आजीविका, देखिए वहां पर महुआ की फसल होती है, तो महुआ के बीज जो है वो महुआ बीनना, शराब बनती है, और ये लोगों की आजीविका का स्रोत है, महुआ बीनते हैं। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते हैं, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है, याद रखना। तो ये भी आजीविका का साधन है, ये ले जाकर देते हैं बीड़ी फैक्ट्री में और उनको वहां से पैसा मिल जाता है। इसके अलावा शहद निकालना, वनों में से जाकर के शहद इकट्ठा करते हैं ये, तो शहद निकाल कर बेचना, ये मध्य भारत की लोगों के कुछ आय के आजीविका के स्रोत हैं। हम पढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्र में, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालकर बेचना। प्रश्न आ जाए, मान लो मध्य भारत में ग्रामीण परिवेश के अंदर, आप बताइए आजीविका के क्या क्या साधन है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। देखिए नंबरिंग कीजिए। मेरा इतना लिखने का मकसद ये है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चले कि कैसे आंसर देना है। जानते सब है, लेकिन लिखना क्या है वो बहुत कम लोग जानते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो यहां पर शेखर वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। शेखर के बारे में आपको जानकारी पता रखनी है, जो जो मैंने आपको बताया इसको आप
नोट कर लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम है रामलिंगम। अगला व्यक्ति है रामलिंगम। रामलिंगम से हम पहले मिल चुके हैं, जब तुलसी वहां खेत पे काम करने गई, जब शेखर गया। लेकिन अब हम सीधा रामलिंगम के बारे में जानकारी हासिल की। ये तो पता चल गया कि वहां पर उसका खेत है, बहुत बड़ा है, उसके पास एक चावल की मिल भी है। अब जानते हैं, सबसे पहले देखिए रामलिंगम के पास जमीन कितनी है। तो इसके पास में 20 एकड़ जमीन है। और क्या क्या है, 20 एकड़ जमीन मतलब बड़ा किसान हो गया ये, शेखर से बड़ा है। तुलसी के पास जमीन नहीं थी, शेखर के पास 2 बीघा, इसके पास 20 बीघा, ध्यान सॉरी 20 एकड़ है, शेखर के पास 2 एकड़ थी। इसके अलावा इसके पास एक चावल की मिल भी है, जहां पर वो सब खेतों से धान इकट्ठा करता है, फिर वहां का चावल दूसरे लोगों को बेच देता है, व्यापारियों को। और क्या क्या इसके पास एक खाद बीज और कीटनाशक की दुकान भी है। खाद बीज और कीटनाशक बेचता है ये, इसकी दुकान भी है। और क्या क्या करता है ये, और ये लोगों को सूद पर पैसे देता है, ब्याज पर। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, ब्याज लेते हैं, पैसे उधार देते हैं, लोगों को सूद पर पैसे देना। हम पढ़ रहे हैं रामलिंगम के बारे में। इसके अलावा इसकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, मतलब बहुत पैसे वाला व्यक्ति लगता है मुझे ये, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। ये इसका काम हो गया रामलिंगम का। रामलिंगम क्या क्या काम करता है देखिए। सबसे पहले तो 20 एकड़ जमीन है, इसका मतलब ये बड़ा किसान है। शेखर छोटा किसान था, तुलसी खेती और मजदूर थी, लेकिन रामलिंगम बड़ा किसान है। आपको इसके बारे में पता रखना है। चावल की मिल, खाद बीज की दुकान, लोगों को पैसे देना ब्याज पे, और छोटी छोटी फैक्ट्री, ये 4 बिंदु इसके याद रखने हैं। जमीन कितनी है, 20 एकड़ जमीन है, बड़ा किसान है। कौन, रामलिंगम। ओके, ये तीसरा व्यक्ति। अब करता क्या है, ये क्या करता है, आसपास के खेतों से धान इकट्ठा करता है और अपनी चावल मिल में लाता है, और फिर वहां से चावल लोगों को बेचता है। तो देखिए, कलपट्टू और आसपास के गांवों से, आसपास के गांवों से धान इकट्ठा कर कहां लाता है, मिल में लाता है, क्योंकि इसके पास मिल है ना, वहां पर इसकी प्रोसेसिंग होती है और चावल व्यापारियों को बेचता है। चावल व्यापारियों को बेचता है, ये इसका काम है। ये इसकी आजीविका का स्रोत है। हम पढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आपको ये भूलना ही कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मुद्दे से नहीं पढ़ना। चावल बेच दिया। रामलिंगम ने जब अपनी मिल चालू की थी तो उसने सहकारी बैंक से कर्जा भी लिया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चावल मिल के लिए रामलिंगम ने सहकारी बैंक से कर्जा लिया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होती है, हर किसान वहां से कर्जा लेता है क्योंकि बहुत कम ब्याज पर मिलता है, और सरकार किसानों की मदद करती है। किसी साहूकार के पास जाओ, उससे अच्छा है कि आप सरकार के पास जाइए, और जो सहकारी बैंक होते हैं वहां से आपको लोन मिल जाती है। अगर आपको ज्यादा कुछ जानकारी है तो आप अपने पिताजी से, यदि वो किसान है तो उनसे पूछ सकते हैं, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं किसानों को आप कैसे पैसा देते हैं ब्याज पर। अब देखिए दोस्तों, ये रामलिंगम की कहानी यहीं तक है। अब छोटा सा टॉपिक है कि भारत में खेती और मजदूर और किसानों की क्या स्थिति है। 2-3 बिंदु है इसके। भारत में खेती और मजदूर और किसान, छोटा सा टॉपिक है, खेती और मजदूर व किसान। जो फार्मर्स हैं
और जो लेबर कैटेगरी है उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में 2-3 बिंदु जो है दिए हुए हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो प्रत्येक 5 परिवारों में से 2 परिवार जो है वो खेतिहर मजदूर हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 5 फैमिली जो है, प्रत्येक 5 परिवार, पता रखनी है आपको, प्रत्येक 5 परिवारों में से 2 परिवार खेतिहर मजदूर है, जिनके पास या तो जमीन है तो बहुत कम है, नहीं तो है ही नहीं। ये बात आपको पता रखनी है। 5 में से 2 खेतिहर मजदूर है। भूमिहीन मजदूर है, क्या करते हैं, कमाई के लिए दूसरों की जमीन पर निर्भर रहते हैं, किसी के पास जमीन है तो किसी के पास नहीं है। ये भूमिहीन मजदूर हैं। आजीविका के लिए दूसरों की जमीन पर निर्भर, जैसे कि तुलसी, आपने तुलसी का उदाहरण दे सकते हैं यहां पे, उदाहरण तुलसी। अगर किसी के पास थोड़ी जमीन है फिर भी वो दूसरी जगह काम करता है तो उसका एग्जाम्पल था आपके पास में शेखर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रामलिंगम के बारे में और खेतिहर मजदूरों की क्या स्थिति है। केवल 20% किसान ऐसे हैं जिनके पास रामलिंगम या उसके जितनी जमीन है उससे ज्यादा है। 20% किसान जो है वो या तो रामलिंगम जैसे है या उससे बड़े हैं, सिर्फ 20%। तो ये खेतिहर मजदूरों की स्थिति बताइए आपको। हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। 5 परिवारों में से 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। लिख लीजिए इसको। यहां पर हम रामलिंगम और भारत में खेतिहर मजदूर और किसानों की जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके बाद में हम आपको मिला रहे हैं एक मछुआरे परिवार से जो मछली पकड़ करके अपनी आजीविका चलाते हैं। वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, टॉपिक समाप्त हुआ है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अरुणा और पारिवेलन, इनसे अब हम मिलेंगे। पहले हम शेखर से मिले, इसके पहले तुलसी से मिले, फिर रामलिंगम से। अब अरुणा और पारिवेलन जो है ये पुदुपेट गांव के हैं। पुदुपेट गांव ये भी समुद्र किनारे स्थित है। और जब समुद्र किनारे कोई गांव स्थित होता है तो वहां के ज्यादातर लोग मछली पालन, मत्स्य पालन के द्वारा, फिशरीज के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। लोग क्या क्या काम करते हैं, मछली पकड़ना और बाजार में बेचना। ये पुदुपेट गांव के अंदर अरुणा और पारिवेलन जो है ये मछुआरा परिवार से हैं। अब मछुआरा परिवार, इनकी आजीविका का स्रोत क्या है, मछली पकड़ना तथा इन्हें बाजार में बेचना। ये इनकी आजीविका का स्रोत है। किसका, अरुणा और पारिवेलन का। मछुआरा परिवार है, समुद्र किनारे रहते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो वहां जाल और कैटामरेन की पंक्तियां नजर आती हैं। समुद्र के किनारे, छोटा सा नोट यहां पर लिखिए आप, समुद्र किनारे क्या क्या नजर आता है। एक तो बहुत सारे जाल जो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं मछुआरे, और कैटामरीन। अब आप कहोगे सर ये कैटामरीन क्या है। कैटामरीन की पंक्तियां, लाइनें नजर आती हैं। आप लोग कभी समुद्र किनारे घूमने गए हो तो आपको बहुत सारी वहां पर नावें नजर आएगी, बोट्स, जाल, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अंदर तक जा रहे समुद्र में। लेकिन आप कहेंगे सर ये क्या है, कैटामरीन क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, कैटामरीन मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छोटी नाव को हम कैटामरीन कहते हैं। जो फिशरमैन है
मछुआरों द्वारा मछली या मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्या है? छोटी नाव। देखिए इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आजीविका किसे कहते हैं, टिफिन का क्या मतलब होता है, कैटामरैन क्या है, बहुत सारी चीजें आपको सब याद रखना है। नोट्स इसीलिए लिखवा रहा हूं मैं। अब मछुआरे करते क्या है, देखिए ये जो मछुआरे होते हैं ये सुबह 2 बजे, यदि रात के 12 बजे के बाद में सुबह हो जाती है, सुबह 2 बजे समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और सवेरे तक लौट आते हैं 4-5 बजे तक। उसके बाद में सवेरे 7 बजे समुद्र तट पर मछलियों की दुकानें लगती हैं और मछलियों की नीलामी होती है। समुद्र तट पर मछलियों की खरीद बेच होती है। खरीद फरोख्त लिख दीजिए, खरीदना बेचना होता है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। उनकी नीलामी होती है, कौन कितनी मछलियां लेगा, इसी से इनकी आजीविका चलती है दोस्तों। अब 12 महीने तो मछलियां मिल नहीं सकती, उनको भी समय चाहिए प्रजनन के लिए, अपने अंडों को जन्म देने के लिए। अंडों में से फिर मछलियां बाहर निकलती है, फिर और बड़ी होती है, तब जाकर के ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सुबह 7 बजे समुद्र तट पर बड़ी भीड़ होती है, जिसको यहां पर सिलेबस में एक शब्द दिया है, गहमा गहमी। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द नजर आएगा, गहमा गहमी का मतलब होता है भीड़ भाड़। अब मानसून के दौरान, अगला जो टॉपिक देखिए छोटा सा है, मानसून के दौरान मछुआरे, मानसून मतलब बरसात के जो 4 महीने हैं, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं 4 महीने। मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मछुआरा परिवार की बातें सीख रहे हैं, मछली पकड़ने नहीं चाहते क्योंकि यह समय क्या होता है, मछलियों के प्रजनन का होता है। उस समय मछलियों के अंडे होते हैं, अंडे बड़े होते हैं, जन्म होता है उनका, क्योंकि यह समय मछलियों के प्रजनन का होता है, प्रजनन का होता है। तो 4 महीने क्या करते हैं वो आगे बात करते हैं, फिलहाल यहां तक आप लिख लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैटामरैन क्या है। 4 महीने वो लोग समुद्र में क्यों नहीं जाते हैं, ये वाला जो टॉपिक है। अरुणा परिवेलन का इंट्रोडक्शन, उनका परिचय, ये सारी बातें इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अरुणा परिवेलन जो 8 महीने अपनी आजीविका चलाते हैं, तो 4 महीने वो क्या करते हैं, पैसे की कमी होती है, ये बोर्ड वर्क मैंने तैयार किया है। 4 महीने में कैसे काम चलाना है कि व्यापारी से उधार लेकर के, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए आप। व्यापारी से उधार लेना है और 4 महीने काम चलाना है। किसको, अरुणा परिवेलन को, क्योंकि 4 महीने वो लोग समुद्र में नहीं जाते हैं, मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इसके बाद में क्या सरकार की ओर से भी कोई हेल्प मिलती है, मछुआरों को मिलती है। वो व्यापारी से क्यों उधार ले पैसे, सरकार से उनको जाल खरीदने के लिए, देखिए मछुआरों को जाल खरीदने, उनकी जो छोटी नाव है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कैटामरैन, कैटामरैन के लिए, इंजन खरीदने के लिए ये बैंक से ऋण मिलता है। प्रश्न आता है सीधा सीधा, सरकार मछुआरों को किस प्रकार मदद कर सकती है, या आप अगर परिवेलन अरुणा की जगह होते तो क्या साहूकार से पैसे उधार लेते। आपको लिखना है नहीं, हम बैंक से ऋण लेते इन कामों के लिए,
जाल खरीदने के लिए ये देखिए जाल, कैटामैरिन के लिए, इंजन के लिए। यह है अरुणा पारिवेलन की कहानी यहां तक। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं नागालैंड के अंदर, जिले का नाम है फेंक। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है चीजामी। ये चीजामी, इस चीजामी गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो है समुदाय चकेसंग। देखिए भारत विविधताओं वाला देश है, तो नागालैंड का एक समुदाय है चकेसंग। वो समुदाय क्या करता है, पहाड़ों पर ये इस तरह से सीढ़ी नुमा खेती करता है। ये देखिए, ये भारत का नक्शा, ये अरुणाचल प्रदेश, ये यहां पे नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। ये नागालैंड मैंने यहां नाम लिखा है, इसको आप नोट करें। यहां पे कौन सी खेती, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे सीढ़ियां बनाई जाती हैं, स्टेप्स। वो सीढ़ियां बना करके खेती करना कैसे करते हैं, देखो इस तरह से, ये जैसे ढलान वाली भूमि है, इसमें यहाँ पर स्टेप्स, ये सीढ़ियां बनाई जाती है इस तरह से। और इसका जो ये भाग है ना, वो ऊपर रखा जाता है, जिससे बारिश का पानी है वो यहाँ पर भरा रह सके। इस प्रकार की जो संरचना के माध्यम से ये लोग फसल लेते हैं वहां पर। और सबसे अच्छी जो फसल होती है, क्योंकि पानी ज्यादा भरा रहता है, इस कारण से चावल की जो फसल है वो ज्यादा होती है। सीढ़ीनुमा खेती, नागालैंड, पहाड़ी क्षेत्र, सीढ़ियां बनाना, फसल तैयार करते हैं। कौन सी फसल, आप चावल की फसल लिख सकते हैं, चावल। कौन सा समुदाय, चकेसंग समुदाय क्या करता है, ढलान युक्त जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीढ़ियों में बदला जाता है। ये बात आपको बताना, जमीन ढलान युक्त है, छोटे छोटे टुकड़े किए, सीढ़ियां बनाई और खेती करने लगी। हमारे पास तो समतल भूमि है दोस्तों, जहां पे पहाड़ी भूमि होती है वहां खेती करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। लेकिन यहां पर देखिए, आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया था इसलिए मैंने यहां पे चर्चा की। अब एक प्रश्न लेता हूं, जैसे हमने इसके पहले 3 लोगों के बारे में पढ़ा था, तुलसी के बारे में, शेखर के बारे में और रामलिंगम के बारे में। हम तीनों की जमीन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तीनों के पास कितनी जमीन थी। आपको याद आ गया होगा, तुलसी के पास कोई जमीन नहीं थी, शेखर के पास 2 एकड़ थी और रामलिंगम के पास 20 एकड़ थी। ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रश्न बनेंगे और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम समय में क्लास 6 के लिए मैं खुद अपनी किताब निकाल रहा हूं, जिसके अंदर मेरे द्वारा जो मेरा अनुभव है उसको मैंने डाला है। उस किताब को मैंने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लिखा है। जो मटेरियल है वो मेरे खुद के द्वारा लिखा गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया मैंने, क्लास 6 के बच्चे आराम से उसको समझ सके, ऐसा लगे कि सर हमसे बात कर रहे हैं और हम प्रश्नों का जवाब दें। मेरा एक ही उद्देश्य है। इस तरह से जब आप नोट्स बनाने सीख जाएंगे तो आप एग्जाम के अंदर कहीं भी घबराएंगे नहीं। तो जैसे ही मेरी पुस्तक आएगी, मैं यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से सूचित कर दूंगा। बहुत जल्द मैं इस किताब को आपके बीच लाने वाला हूं। पिछले साल भी आपने मुझे इस किताब के लिए बहुत प्यार दिया था। यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। हम दूसरे चैप्टर में इसके आगे शहरी क्षेत्र में आजीविका में बहुत जल्दी मिलेंगे।